तो माय डियर आज हम लोग चर्चा करते हैं क्लास 10 बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। तो हम लोग बस ये अभी देखते हैं कि कौन से लेसन्स में कौन से टॉपिक अधिक बार पूछे गए हैं, क्या महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देते हैं, है ना? और आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता है, जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना ही सफलता आपकी अच्छी प्राप्त करेंगे। और कहा भी गया है कि सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है डियर। तो पहला लेसन फर्स्ट आप लोगों का देखते हैं। इसमें लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें आपको पहले ढेर क्वेश्चन कौन से अधिक आए हैं, तो इसमें रासायनिक समीकरण एवं उसका महत्व पूछा गया है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होते हैं, है ना, उनको संकेतों के रूप में या सूत्रों के द्वारा व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। है ना, क्या कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या परमाणु भाग ले रहे हैं उनको सूत्रों या प्रतीकों द्वारा या संकेतों द्वारा व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उनका महत्व क्या होता है कि हम ये जान पाते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण से हम व्यक्त कर पाते हैं कि उसमें कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं, कौन कौन से परमाणु भाग ले रहे हैं, है ना, अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये सब हम जानकारी हासिल कर पाते हैं। फिर आपको देखना है रासायनिक अभिक्रियाओं का जो प्रकार होता है, जैसे संयोजन अभिक्रिया है, इसका कई नाम है डियर, कई नामों से पेपर में पूछता है। संयोजन, योगात्मक, योगज, संकलन, ये सारी अभिक्रिया है। सबका वर्ड का मतलब देखिए, संयोजन है, संयोग से बना है, इसी का नाम होता है योगज, योग से बना है। संकलन जुड़ना होता है ना, योगात्मक जुड़ना होता है। इस तरह से अभिक्रिया पूछेंगे आपसे। तो संयोजन मतलब जुड़ना होता है, यानी कि वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयुक्त होकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आती है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है, अब इसमें विस्थापन में दो आता है आपका, विस्थापन या प्रतिस्थापन में एक होता है एकल विस्थापन, दूसरा होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन को पेपर में उभय अपघटन के नाम से पूछा जाता है, उभय अपघटन के नाम से पूछा जाता है पेपर में। तो पहले हम जानते हैं अपने विस्थापन या प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन की परिभाषा सेम रहेगी, है ना। विस्थापन मतलब हटाना होता है, प्रतिस्थापन मतलब विस्तार की अदला बदली। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वे अभिक्रिया जिनमें किसी तत्व के परमाणु का दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एकल विस्थापन में केवल एक ही परमाणु जाकर विस्थापित करेगा। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन पेपर में पूछता है किसे कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है डियर कि वे अभिक्रिया जिनमें वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की आपस में अदला बदली के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है ना, आयनों की अदला बदली के फलस्वरूप, यानी आयनों का आदान प्रदान होता है ना, प्रतिस्थापन होता है। तो आयनों की अदला बदली के फलस्वरूप नए परमाणु का निर्माण होता है या नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, विस्थापन की पहले बताते हैं आप लोगों को, विस्थापन, प्रतिस्थापन, एकल विस्थापन का परिभाषा क्या बनेगी। परिभाषा ये रहेगी दोस्तों कि वे अभिक्रिया जिनमें किसी तत्व के परमाणु का दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन किया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर द्विविस्थापन है, द्वि मतलब दो को विस्थापित होंगे, यानी तत्व के जो परमाणु होंगे, यानी इसमें अभिक्रिया आप कैसे बताएंगे, परिभाषा इसकी, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की आपस में अदला बदली के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या उसी को बोलते हैं उभय अपघटन। अब यहाँ पर आता है ऑक्सीकरण से भी क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व पर ऑक्सीजन का योग होता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन किसे कहते हैं, जस्ट उसका उल्टा होता है ना। ऑप्शन किसे कहते हैं, तो जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है उपचयन, है ना, ऑक्सीकरण या उपचयन। तो परिभाषा समझ में आ गया। ऑक्सीकरण में देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, और जिन अभिक्रियाओं में किसी तत्व से ऑक्सीजन का निष्कर्षण होगा उसे हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रियाएं। अब बात आ जाती है रिडॉक्स अभिक्रिया की। रिडॉक्स में देखिए, रेड मतलब होता है रिडक्शन यानी कि अपचयन, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। तो अपचयन भी होगा और ये ऑक्सीकरण भी होगा, क्योंकि रेड मतलब रिडक्शन, हिंदी में बोलते हैं अपचयन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो जिन अभिक्रियाओं में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया।
ठीक है। संक्षारण की बात करें तो संक्षारण में तो खत्म होता होता है, नष्ट होना होता है। तो जो धातुएं होती हैं, धातुओं पर हम रख देते हैं, धातुओं को यदि हम रख देते हैं वायु और नमी की उपस्थिति में, तो वो क्षय होने लगती हैं, वो खत्म होने लगती हैं, है ना। तो वायु और नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही धातुओं का संक्षारण कहलाता है ना। उसकी रोकथाम कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि उस पर पेंट लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं या गैल्वेनीकरण कर देते हैं या दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं, या उसको हम क्या कर सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं। ठीक है ना। तो 4-5 तरीके हो गए। ये क्या आता है इसी में की रोकथाम के उपाय में, यशद लेपन। यशद माने जिंक होता है ना। यशद लेपन, यशद माने जिंक होता है, यानी धातु पर जिंक की हम क्या करते हैं, परत चढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं यशद लेपन। अब यहाँ पर है विकृत गंधता। विकृत माने बेकार होता है, गंध, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा के ऑक्सीकरण से उनके स्वाद और गंध का बदल जाना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधता कहलाता है ना। इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी पैकिंग में चीजें आती हैं, जैसे नमकीन हो गया, चिप्स हो गए, जितने भी हो गए, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल करके उसके स्थान पर क्या भरते हैं, पैकिंग में नाइट्रोजन भर देते हैं, ताकि उसका विकृत गंधता न हो, है ना। तो खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के लिए, यानी उसके ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन का उपयोग कर लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन का उपयोग कर लेते हैं, ताकि ऑक्सीकरण न हो पाए और वो चीज़ हमारी जो भी है वो सुरक्षित रहे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा के ऑक्सीकरण से उनके स्वाद और गंध का बदल जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट लेसन में। ये हमारा लेसन है धातु तथा अधातु, है ना। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, देखते हैं। तो पहला पढ़ना है अयस्कों का साधारण कैसे करते हैं। तो अयस्कों में उपस्थित जो अशुद्धियां, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं इसमें खनिज किसे कहते हैं, है ना। खनिज क्या होता है, तो खनिज का मतलब ये होता है कि पृथ्वी की भूपर्पटी से निकाले गए पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ठीक, खनिज बोलते हैं। अब जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में होता है, उसे हम कहते हैं अयस्क। अब यहाँ पे अयस्कों का संदर्भ करते हैं, जिससे पेपर में पूछता है कि अयस्क का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर अयस्क में कैलेमाइन अयस्क होता है, जिंक का, है ना। हेमेटाइट होता है, आयरन का अयस्क, इसे याद रखिएगा दो तीन को। अयस्कों का सांद्रण, अयस्क में जो अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है। अब आता है भर्जन और निस्तापन। भर्जन मतलब होता है यहाँ पर, और निस्तापन का मतलब ये होता है कि देखिए जो अयस्क होगा सांद्रित वाला, है ना, सांद्रित अयस्क को, जो जिनका हम सांद्रण कर पाए रहेंगे, यानी कि जिनमें से अशुद्धियों को दूर किए रहेंगे उनको, तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है, और अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। तो कुछ करना नहीं इसमें, देखिए जस्ट इसका उल्टा होता है। भर्जन जो होता है, निस्तापन जो होता है, इसका उल्टा होता है ना। तो यहाँ पर निस्तापन न है, न मतलब नहीं रहेगा ऑक्सीजन, है ना, और यहाँ भर्जन में रहेगा। तो भर्जन का मतलब ये होता है कि वे विक्रियाएं जिनमें, सॉरी गलती हो रहा है, अब सांद्रित अयस्क को, ठीक है ना, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है, और अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। इसमें एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा। अम्लराज पूछा गया एक आध बार, बहुत कम पूछा गया अम्लराज किसे कहते हैं, फिर भी आप याद रखिएगा। अम्लराज का मतलब ये होता है अम्लों का राजा, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाने पर अम्लराज का निर्माण होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, अम्लराज बोलते हैं। इसका उपयोग करते हैं धातुओं के शोधन में, है ना, धातुओं को गलाने के लिए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, इसका मतलब ये होता है कि जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी रखते हैं, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को हम बोलते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। और भाई विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तो जब किस धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं, तो धातु की छड़ जो होती है, धातु की छड़ जो होती है विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा गया विद्युत अपघटन, इसका मतलब ये होता है सिंपल सिंपल कि कोई भी अपघट्य पदार्थ होता है, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो 2 प्रकार के आवेशित कणों में टूट जाएगा। इस क्रिया को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन, है ना।
अब यहाँ पर खनिज पढ़ लिया आप लोग। धातु कर्म का मतलब ये होता है कि जो अयस्क हम जो खनिज है, जब खनिज की खुदाई, खनिज निकाल लिए हम मिट्टी से, फिर उसका हम सांद्रण किए, उसमें जो अयस्क था उसका सांद्रण किए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो अयस्क में अशुद्धियां हैं उनको दूर करके, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म कहलाती है। गालक, गालक का मतलब ये होता है कि अयस्क में जो अगलनीय शुद्धियां होती हैं, अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, यानी बदलने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, गालक। प्रगलन का मतलब यह होता है कि जो सांद्रित अयस्क होता है उसमें कोक, है ना, कोक या हाँ, कोक मिला देते हैं, या फिर चारकोल मिला करके हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं प्रगलन। इसमें क्या बोलते हैं, प्रगलन। और धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया पढ़ लीजिएगा। इसमें कैसे निकाला जाता है, कौन से धातु से कौन से धातु से कौन से अयस्क से कौन सा धातु कैसे निकलता है, अभिक्रिया याद रखिएगा। अधात्री से पूछता है एक नंबर में, अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स। तो अधात्री का मतलब ये होता है, अधात्री अधात्री का मतलब ये होता है कि अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं उन्हीं को बोलते हैं अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि आप कैसे बताएंगे, तो अयस्क में मिट्टी के कण, धूल, कंकड़, पत्थर आदि जो होते हैं अशुद्धियों के रूप में उपस्थित रहते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। और बोलते हैं, आप देखा गया उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है एक आध बार का। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि तत्वों के जो ऑक्साइड, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के अधिकतम जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वे ऑक्साइड, धातुओं के वे ऑक्साइड, है ना, धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे कि ZnO जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, ये सभी जो है उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। धातु की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ लीजिएगा, जिसमें से महत्वपूर्ण आता है धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ, है ना। यानी कि जब भी कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है तो उस अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। उपधातु का मतलब ये होता है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों, उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। धातु कर्म का मतलब, धातु कर्म देखिए दो बार हो गया गलती से, ये देख लिया आप। द्रव धातु का मतलब ये होता है कि जो द्रव अवस्था में धातु पाई जाती है। तो अब जानते हैं कई है, द्रव धातु की अवस्था में पाई जाने वाली वो पारा है ना, जिसे पारा कहते हैं, पारा सॉरी, पारा है द्रव धातु, है ना, उसी को मरकरी भी कहते हैं। मिश्र धातु का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक धातुओं को, दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं को आपस में मिलाने पर, जब मिलाना तो समांगी होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप लोग, दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं को, धातुओं या अधातुओं को निश्चित अनुपात में, धातुओं का बल्कि कर लीजिएगा, धातुओं का निश्चित अनुपात में समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। फिर से सुनिए, दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं का निश्चित अनुपात में समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है ना। जैसे जैसे पीतल हो गया, मिश्र धातु है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें और। तब यहाँ पर है अम्ल, क्षार तथा लवण, है ना, थर्ड लेसन है। इसमें आपको अम्ल और क्षारक में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। तो देखिए सामान्य अवस्था में इसकी परिभाषा ये होती है कि जो भी पदार्थ जल में जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उसे क्षारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया भी थोड़ी याद रखिएगा, अम्ल क्षार की अभिक्रिया पेपर में आता है ना। और अम्ल क्षार पर तन्यता का प्रभाव कभी कभी पूछा गया है इसमें से, यानी कि जो अम्ल और क्षार होते हैं इनमें जितना जल की मात्रा हम मिलाते जाएंगे उतना ही वो तनु होता जाएगा, है ना। यानी उसमें H+, अगर अम्ल है तो H+ आयनों की सांद्रता कम होती जाएगी, अगर OH- है तो OH- आयनों की सांद्रता कम होती जाएगी। यानी क्षार में OH- होता है तो OH- आयनों की सांद्रता कम होती जाएगी, उसी को हम बोलते हैं तन्यता का प्रभाव। पीएच स्केल याद रखिएगा आप लोग, पीएच स्केल से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। पीएच स्केल का मतलब ये होता है कि जो पीएच मान होता है वो निश्चित रेंज में होता है ना, उसी को हम पीएच स्केल कहते हैं, दर्शाते हैं आप लोग हैं। पीएच स्केल में हम जानते हैं कि अगर किसी विलेन का पीएच मान
अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होगा। किसी विलेन का पीएच मान यदि 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होगा, और यदि विलेन का पीएच मान अगर 7 होता है तो वह उदासीन होगा। जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। अशुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, याद रखिएगा। पीएच मान किसे कहते हैं? तो किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उसका पीएच मान कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, 2 चिन्ह। जैसे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, वैसे ही लार का 6.8 होता है, वैसे याद रखिएगा ना। दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है? तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए पेट में सीएल होता है, वो भी पीएच मान पर डिपेंड करता है ना। दांतों का क्षरण भी पीएच मान पर डिपेंड करता है। तीसरे से हमारा मिट्टी जो होती है, मृदाएं जो होती हैं, मृदा में अगर मृदा का पीएच मान बढ़ जाएगा तो उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं मर जाएंगे, पैदावार घट जाएगी। इस तरह से बहुत सारे इनके महत्व हैं हमारे जीवन में। सूचक किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ यानी कि वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अब सूचक में पूछता है पेपर में कि 2 प्राकृतिक सूचक और 2 संश्लेषित सूचक का नाम लिखिए। तो प्राकृतिक सूचक में हमेशा याद रखिएगा हल्दी और लिटमस पेपर, है ना, याद रखिएगा। और संश्लेषित में याद रखिएगा फिनाइथिलीन, फिनाइथिलीन याद रखिएगा, मेथिल रेड याद रखिएगा, मेथिल ब्लू याद रखिएगा। इस तरह से बहुत सारे हो जाएंगे, 2 ही बस याद रखिएगा कम से कम। रंजक चूड़, इसका सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर भी, ठीक है ना। सूत्र क्या होता है इसका? CaOCl2। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसका केमिकल नेम क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होगा? तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब है बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सॉरी सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। अब आता है धावन सोडा, इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा, है ना। बेकिंग, अब देखिए धावन सोडा जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका केमिकल नेम क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होगा? तो सोडियम कार्बोनेट होगा। तो इन सभी के निर्माण की यानी कि व्यंजक चूड़ हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, इनके निर्माण की विधियां पढ़ लीजिएगा बढ़िया से और उसको उपयोग पढ़ लीजिएगा, है ना। प्लस साथ में उसके रासायनिक गुणधर्म भी। उदासीनीकरण अभिक्रिया आता है, तो जब भी अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कार्बन था उसके यौगिक पढ़ना हम लोगों को है। तो उसमें पहले आपको ध्यान देना कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी जो कार्बन होता है सर्वव्यापी, इसका जो गुण होता है उसको पढ़ना है। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति में इसके कई गुण आते हैं। कार्बन के पहला गुण आता है श्रृंखलन, यानी कार्बन जो होता है अपने परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। दूसरा इसमें गुण आता है श्रृंखलन, इस वाले में सर्वतोमुखी प्रकृति। दूसरा गुण आता है बहुबंध बनाने की प्रकृति, यानी कि जो कार्बन होता है वह सिंगल, डबल और ट्रिपल यानी कि एकल, द्वि और त्रि तीनों प्रकार के बंध बना सकता है। तीसरा आता है कि जो कार्बन होता है इसकी संयोजकता 4 होती है। और चौथा गुण आता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन मेथेन की या फिर कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति, यानी कार्बन जो होता है, मेथेन में जो कार्बन होता है वो समचतुष्फलक के केंद्र पर होता है, और इसके चारों जो संयुक्ताएं होती हैं, बैलेंसियां होती हैं, चारों ओर निर्देशित रहती हैं। और किन्हीं दो के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है, उसी को हम बोलते हैं कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति। हाइड्रोकार्बन देख लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना होगा उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और ही असंतृप्त। संतृप्त का मतलब ये होता है जिस हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि एकल बंध होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन सॉरी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त। इसका मतलब ये होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है उसे हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे में एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त में क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? एल्केन, जहाँ सिंगल बॉन्ड सब एल्केन, जहाँ डबल ट्रिपल एल्कीन, डबल होगा एल्काइन, ट्रिपल होगा, यानी कि जिसमें डबल ट्रिपल वो असंतृप्त कार्बन रहेंगे हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिंगल वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन के का योगात्मक अभिक्रिया याद रखिएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया याद रखिएगा, इसमें दिया रहेगा। और आईपीएससी नामकरण कंपाउंडों का, जैसे एथनॉल, मेथनॉल, एस्टिक अम्ल, इस सब का आईपीएससी नामकरण याद रखिएगा। फिर है एथिल अल्कोहल।
बनाने की विधि याद रखिएगा एवं इसकी 4 रासायनिक अभिक्रियाएं याद रखिएगा और 4 इसके कम से कम उपयोग आपको याद रखना है। ठीक। अब है एस्टिक अम्ल। उसी इसी प्रकार से एस्टिक अम्ल का निर्माण की विधि याद रखना है, कम से कम इसकी 4 रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण याद रखना है, फिर 4 इसका उपयोग याद रखना है। साबुन, साबुन क्या होता है, तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब मार्जक सोडा, इसको याद रखिएगा। मिसेल, मिसेल याद रखिएगा। मिश्र का मतलब ये होता है कि जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन का अध्रुवीय सिरा केंद्र की ओर और ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व्यवस्थित हो जाता है और इस प्रकार संरचना बनती है एक ठो, जिससे हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। साबुन की सफाई क्रिया याद रखिएगा। साबुन का स्वच्छीकरण कहे, चाहे साबुन की सफाई क्रिया, चाहे साबुन की निर्मलन क्रिया, बात वही है ना। स्त्रीकरण का मतलब ये होता है कि जब भी इथेनॉल की क्रिया हम कराते हैं एस्टिक अम्ल के साथ, है ना, इथेनॉल क्रिया जब हम कराते हैं एस्टिक अम्ल के साथ तो एस्टर का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण में क्या करना है, हम लोगों को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा देना है किसी कंपाउंड की, है ना। संरचना सूत्र याद रखिएगा कि कौन से कंपाउंड का, कौन से माने यौगिक का संरचना सूत्र क्या होगा। उसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत कम आया है। दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब किसी कार्बनिक यौगिक को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं दहन अभिक्रिया। इसमें CO2 और जल बनता है मुख्यतः। ठीक है। अब आते हैं जल प्रक्रम पे। जल प्रक्रम, तो जल प्रक्रम में आपको किस पर ध्यान देना है, तो ज प्रक्रम में आपको ध्यान देना है किन किन बातों पर, देखते हैं इसको। तो ज प्रक्रम में देखिए, ज प्रक्रम में ये पोषण हो गया। ठीक। एक मिनट। पोषण, पोषण का मतलब ये होता है कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए या ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, क्रियाओं के संचालन के लिए जिन पदार्थों से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसी को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए और जितनी क्रियाएं हैं उनके संचालन के लिए ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण के प्रकार पढ़ लीजिएगा। विषम पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण आपके आता है। फिर यहाँ से प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं, तो जो पौधे होते हैं पौधों में मिट्टी द्वारा, पौधे जल उठाते थे मिट्टी से, परिभाषा क्या बनेगी कि पौधों द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 सॉरी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर पाचन की बात करते हैं। पाचन पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। पाचन में कौन कौन से अंगों से किसका पाचन होता है, जिसमें से सबसे अधिक इसमें अग्नाशय और यकृत ज्यादा ध्यान ध्यान दीजिएगा आप लोग। दंत सूत्र मन, दांत का सूत्र क्या होता है, तो मनुष्य के दांत का सूत्र होता है 21-23/21 याद रखिएगा। यकृत, लीवर के बारे में आपको पढ़ लेना है। लीवर यानी कि लीवर से, यकृत से कौन कौन से अ, रस का श्रावण होता है, तो आप जानते हैं कि यकृत से एक ही होता है निर्माण, लीवर से पित्त रस का निर्माण होता है और इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में, है ना। इसके कार्य याद रखिएगा। अग्नाशय, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण होता है, याद रखिएगा। रंध्र किसे कहते हैं, तो जो पत्तियों में छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिनसे पौधे श्वसन करते हैं उसी को बोलते हैं रंध्र या स्टोमेटा। श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन का प्रकार पढ़ना आप लोगों को है। गैसीय विनिमय पढ़ लेना आप लोगों को कि पौधों में कैसे होता है गैसीय विनिमय, मैंने गैसों का आदान प्रदान, और जंतुओं में कैसे होता है। तब जानते हैं कि पौधे जो होते हैं, पौधों में जल का जो संवहन होता है जाइलम द्वारा होता है और अ, भोज्य पदार्थों का संवहन जो होता है फ्लोएम द्वारा होता है। इसी जंतुओं में आपको पढ़ लेना है विनिमय, जिसमें आपको अब मिलेगा रुधिर प्रसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। हृदय के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, फिगर इसका पूछता है पेपर में। दोहरा प्रसंचरण, इसका मतलब ये होता है कि रुधिर प्रसंचरण के दौरान मानव हृदय में 2 बार रुधिर प्रवेश करता है, इसी को हम बोलते हैं दोहरा प्रसंचरण। रक्त पढ़ लीजिएगा। रक्त को की खोज किसने किया था, रक्त वर्ग में आपको पूछता है कि कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही है, कौन सर्वदाता है, तो वो हमेशा क्या हुआ रहेगा, सर्वदाता रहेगा, और AB जो रहेगा सर्वग्राही रहेगा। इसके भाग पढ़ लीजिएगा, जैसे कि WBC, RBC, प्लाज्मा, ये सभी। ठीक है ना। पादपों में परिवहन पढ़ लेना, वही जो हम बताएं अभी, जैसे विनिमय के बाद परिवहन में अभी बता दिए हैं कि जाइलम फ्लोएम द्वारा होता है परिवहन इनका। वाष्पोत्सर्जन, तो जो पौधे होते हैं पौधों के वायवीय भागों द्वारा होने वाले जल की हानि को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये वाष्प के रूप में होता है इसलिए उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। धमनी शिरा में अंतर याद रखिएगा। रुधिर और लसिका में अंतर याद रखिएगा। रुधिर के कुछ कार्य याद रखिएगा। रुधिर के कार्य हल्का फुल्का, है ना। विसरण किसे कहते हैं, बहुत कम क्वेश्चन बनने का चांस है, फिर भी पढ़ लीजिएगा विसरण। प्रासरण किसे कहते हैं, ये भी चांस चांस कम है, फिर भी पढ़ना आप लोगों को है।
रक्त के जमने की क्रियाविधियाँ पढ़ लीजिएगा, रुधिर का परिवहन कैसे होता है उसको पढ़ना है आप लोगों को, उत्सर्जन किसे कहते हैं और उत्सर्जी तंत्र कौन-कौन से होते हैं, उत्सर्जी अंग कौन-कौन से होते हैं वो पढ़ना है, रसारोहण किसे कहते हैं पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में समन्वय एवं नियंत्रण पे चलते हैं। तो जंतुओं में समन्वय नियंत्रण में आपको क्या-क्या ध्यान देना है? तो तंत्रिका तंत्र आपको फिगर इसका पूछता है पेपर में, इसे कार्य पढ़ लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। इसी को बोलते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना? कार्य याद रखिएगा इसका और तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार याद रखिएगा इसमें और फिर मस्तिष्क के बारे में पढ़ना आप लोगों को। मस्तिष्क से कौन-कौन से भाग होते हैं और किस भाग से किसका नियंत्रण होता है, किस कार्यप्रणाली का नियंत्रण होता है, उसको ध्यान देना है आप लोगों को। उसके बाद मेरुरज्जु है, इसी को सुषुम्ना बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है ना? इसको पढ़ लेना है, इसका कार्य क्या होता है, कौन-कौन से कार्यों पर ये कंट्रोल करता है हमारे शरीर के अंदर, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। प्रतिवर्ती क्रिया अनिवार्य है कि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, क्रियाविधि उसकी कैसी होती है, किस प्रकार, है ना? और प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है, ये भी आपको पढ़ना है। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, कम क्वेश्चन पूछा गया है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स जैसे कि थायराइड हो गया, ग्रंथि हो गई, उससे हार्मोन्स निकला थायरॉक्सिन, है ना? इसे ही आपको याद रखना है कि ग्रंथियों से कौन-कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है और हार्मोन्स किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आता है पेपर में और एंजाइम किसे कहते हैं। हार्मोन्स एंजाइम में अंतर कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐच्छिक क्रियाएँ कौन-सी होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ कौन-सी होती हैं, इसको पढ़ लीजिएगा हल्का-फुल्का। पादप हार्मोन्स आप पढ़ लीजिएगा, ऑक्सिन और जिबरेलिन, इसके अलावा कुछ नहीं, ऑक्सिन और जिबरेलिन, है ना? हल्का-फुल्का बस पढ़ना आप लोगों को है, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना आप लोगों को इसके। तो अब आप फिर आगे देखते हैं, अब और कौन से टॉपिक बचे हुए हमारे हैं। तो अब चलते हैं जीव जनन पे। जीव जनन या प्रजनन में देखिए लैंगिक जनन हमको पढ़ना है और अलैंगिक जनन। देखिए लैंगिक का मतलब ये होता है कि जो पुष्प के नर और मादा, जैसे मान लीजिए अब दिखा देते हैं आपको, जैसे ये हमने पुष्प लिया, ये तो पुष्प में हाई जो पार्ट है, ये हमने सेमल का पुष्प लिया है। तो सेमल के पुष्प में हाई जो पार्ट है बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज बोलते हैं। ये बाहरी हमेशा हरा होगा, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। और हाई जो रंगीन पुष्प के पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं दल पुंज, एक को हम दल बोलते हैं। जैसे दल है और सबको मिलाकर हम बोलेंगे दल पुंज। हाई जो है, एक को हम तोड़ेंगे यहाँ से, हाई वाला पोर्शन पूरा हाई, तो इसको हम बोलते हैं बाह्य दल, है ना? और पूरे को मिलाकर हम बोलते हैं पूरा बाह्य दल पुंज, जो हरा वाला पार्ट है पूरा केवल। और हाई जो रंगीन पार्ट होता है पुष्प का, इसको हम बोलते हैं दल पुंज, ठीक है? और हाई जो दिखाई दे रहे हैं हाई, ये सभी क्या है, पुंकेसर हैं। हाई सब जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी पुंकेसर हैं। और जो काला काला भाग है ये परागकोश है ना? जो काला वाला भाग है, देखिए ये ध्यान से दिखाते हैं आपको, ये जो भाग है काला काला, ये यहाँ पर ये सभी जो है परागकोश हैं, ठीक है ना? ये पुंकेसर पूरा है, हाई सभी ये पुंकेसर है। और पुंकेसर में हाई जो दिखाई दे रहा है काला काला, ये परागकोश है। देखिए इसमें से, इसमें पराग कौन रहेंगे, है ना? इसी में क्या रहेंगे, पराग कण रहेंगे और निकलेंगे। और निकलने के बाद ये बीच, सबसे बीच में ढुकी हुई है अंदर, ये मादा वाला पार्ट होता है। तो जो पुष्प का हाई जो पुंकेसर जो होता है अंदर भाग होता है और बीच में यहाँ पर इसके बीच में अंदर जो है अंडाशय रहेगी। देखिए ये 5 ठो इसमें से निकला रहेगा, ये अंडाशय का पार्ट है। देखिए इसको अलग कर ले रहे हैं हम यहाँ पर। ये सबसे बीच में मिलेगी आपको अंडाशय। हम्म, बहुत छुपी हुई है, देखिए ये अंडाशय है ना? ये अंडाशय कई पालियों में बटी रहेगी, यानी कि ये जो है पुष्प का मादा भाग होता है ना? ये पुष्प का मादा भाग होता है, ये पूरा देखिए कई भागों में बटी हुई है। तो जो पुष्प का नर भाग होता है, मादा भाग, यानी कि पुष्प के नर भाग और मादा भाग के संयुग्मन से अगर पौधे का निर्माण होता है, मिलने से अगर पौधे का निर्माण होता है यानी इनके द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। और पौधों में पुष्प के अलावा किसी अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से अगर नए पौधे की उत्पत्ति होती है, तो उसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है? इसी को ध्यान देना था। ठीक, तो देखिए इसमें तो आपको पढ़ना है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और अलैंगिक में क्या आता है आपका, कायिक आता है। कायिक जनन पढ़ लेना आप लोग। कायिक में देखिए पौधों के कायिक भागों से नए संतान की प्राप्ति, उत्पत्ति को हम बोलते हैं कायिक जनन, ठीक है ना? जैसे कि जड़ से नया पौधा बन रहा है, चाहे पत्ती से चाहे तना से, तो जड़ से पूछता है, पत्ती से पूछता है किस पौधे में होता है जन्म, तो याद रखिएगा ब्रायोफिल्लम, है ना? और ब्रायोफिल्लम याद रखिएगा, बिगोनिया याद रखिएगा। दो एग्जाम्पल, ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया। परागण किसे कहते हैं, तो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। विखंडन याद रखना है,
मुकुलन किसे कहते हैं? तो पौधों में कुछ पौधों में ऐसा होता है कि उनके शरीर पर मुकुल बनता है और ये मुकुल जो होता है अनुकूल परिस्थितियां आने पर पौधे से अलग हो जाता है और अलग होकर के नए संतान की नए माने पौधे का निर्माण करता है। उसी को हम बोलते हैं मुकुलन, है ना। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं निषेचन। इसी क्रियाविधि देखना है। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं याद रखना आप लोगों को है। देखिए, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं याद रखना आप लोगों को। जनसंख्या विस्फोट का नियंत्रण कैसे करेंगे? परिवार नियोजन आपको याद रखना है। दोहरा निश्चय किसे कहते हैं याद रखना है ना। दोहरा निश्चय बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अंडवाहिनी शुक्रवाहिनी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। नर मादा का जनन तंत्र का फिगर पूछता है ना। और नर और मादा हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो नर हार्मोन्स जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन्स जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। एड्स पे तो हल्का फुल्का एड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। जान की आवश्यकता क्यों होती है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता में आपको ध्यान देना है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, यानी कि जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण छुप जाता है उसको हम बोलते हैं अप्रभावी लक्षण, है ना। इसके बाद यहाँ पर है टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतति का संकरण जब उसी के प्रभावी जनक से कराते हैं, उसी के प्रभावी जनक से कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतति का संकरण, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतति का संकरण जब उसके किसी भी जनक के साथ कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। फिर है जीनोटाइप, यानी किसी जीवधारी की कोशिका में पाई जाने वाली जीन संरचना को हम बोलते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप किसे कहते हैं? फिनोटाइप इसी को बोलते हैं, है ना, लक्षण प्रारूप बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी जीवधारी के बाह्य स्वरूप को हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि रंग रूप हो गया, उसका आकार हो गया, ये सब चीजें। आनुवंशिकता के नियम याद रखिएगा। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, उनको याद रखना है आप लोगों को। संयुग्मजी किसे कहते हैं? संयुग्मजी कहते हैं किसे कहते हैं? तो जब युग्मक समान होते हैं किसी लक्षण के लिए दोनों तो उसको संयुग्मजी बोलते हैं। जब किसी लक्षण के लिए दोनों युग्मक क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, उसको बोलते हैं संयुग्मजी। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से। इसमें मनुष्य में पूछता है पेपर में बार बार कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है ना। यानी लिंग का निर्धारण करना, यानी कि स्वप्रभाविता किसे कहते हैं? अपूर्व प्रभाविता किसे कहते हैं? इसे खोज किसने किया था? तो कार्ल कोरेंस ने खोज किया था। किस पौधे पर? गुलाबास के पौधे पर। रक्त वर्ग पढ़ लीजिएगा आप लोग, रक्त वर्ग में, है ना। और यहाँ पर गुणसूत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा। गुणसूत्र किसे कहते हैं? जीन के बारे में हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा। बाकी बस इतना ही काफी है। अब चलते हैं हमारा पर्यावरण पे। हमारा पर्यावरण में क्या करना आप लोगों को है? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? उसके घटक कौन कौन से होते हैं? 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। इसको याद रखना है आप लोगों को। अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? इनका प्रबंधन कैसे करेंगे, निपटारा कैसे करेंगे, इसको पढ़ना आप लोगों को है। जैव निम्नकर्णीय अपशिष्ट, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं जैव निम्नकर्णीय अपशिष्ट। और यहाँ पर अजैव निम्नकर्णीय अपशिष्ट, इसका मतलब कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं उनको बोलते हैं अजैव निम्नकर्णीय अपशिष्ट। वन्य जीव पढ़ लेना है, इसका संरक्षण पढ़ लेना है, ओजोन छिद्र के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना है और बाकी बहुत चीजें आपको पढ़ना पड़ेंगे, है ना। लेकिन इतने पे कभी तैयार करिए आप लोग।